मेरे साथियों नमस्कार। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, यहाँ पर मैं आपके लिए ले आया हूँ कि इस केमिस्ट्री में आपको यहाँ पर जो मॉडल पेपर है ना, पूरा मॉडल पेपर का सलूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सभी लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़ जाएंगे और पूरे मॉडल पेपर का सलूशन यहाँ पर मैं करने वाला हूँ। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना अच्छी तरीके से और वीडियो को शेयर लाइक कमेंट्स का जरूर कर देना है, ठीक है ना। रसायन विज्ञान 2022 की बात करेंगे, सेट नंबर 5 347 जीएल की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो आपका डोस यानी ठोस अवस्था है उसको काट दिया गया है। जो ठोस अवस्था क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है ना। और अगला देखिए क्वेश्चन, और सभी क्वेश्चन को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले, एकदम बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पर। तो सभी बच्चे हमारे क्या करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि स्टाइकियोमेट्री दोस्त, ये क्वेश्चन आपको काट दिया गया, ठोस का है, ठीक है ना। इसको काट देना है आपको। ठोस वाले चैप्टर को एकदम निकाल दिया गया है। शुद्ध जल की मोलरता का मान, मेरे प्यारे दोस्त क्या करना है, अगर शुद्ध जल की मोलरता आपसे पूछे तो चाप करके क्या लिख देना है, 55.6 मोल, ठीक है ना। चलिए, प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रता T समय बाद सांद्रण A है, तो निम्न में से शुद्ध व्यंजक कौन सा है, ठीक है ना। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए A0 प्रारंभिक सांद्रता T क्या है, समय बाद सांद्रण A है, तब शुद्ध व्यंजक A बराबर A0A माइनस के टी आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर क्या प्राप्त होता है। तो बेंजल्डिहाइड का सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रीकरण कराने पर यम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, यम नाइट्रोबेंजल्डिहाइड आपका प्राप्त होता है, ठीक है ना। प्राथमिक एमिनो के परीक्षण में प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया कौन सी है। तो प्राथमिक अमीनों के परीक्षण के लिए प्रायः कार्बिल अमीन अभिक्रिया प्रयोग की जाती है, जिनमें एक दुर्गंध युक्त कार्बनिक यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है। क्या बनता है, दुर्गंध युक्त कार्बनिक यौगिक आइसोसाइनाइड बनता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी है। तो दूध में जो पाई जाने वाली शर्करा है, फल एवं शहद में फ्रक्टोज शर्करा तथा लकड़ी एवं पेड़ पौधों में छालों में सेलुलोज पॉलीसेकेराइड पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है, इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। तो वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, किसी विलायक का विलयन में वाष्पदाब शुद्ध विलायक के वाष्पदाब से कम होता है। राउल्ट ने सिद्ध किया कि वाष्पदाब का जो अवनमन है केवल विलेय कणों के सांद्रण पर निर्भर करता है, ये आपको लिखना है। उसके बाद उनकी प्रकृति पर नहीं, ठीक है ना। विलायक के प्रारंभिक वाष्पदाब P0 के सापेक्ष विलयन में विलायक के वाष्पदाब में कमी P0 माइनस P बराबर डेल्टा P वाष्पदाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है, तथा इसका मान विलेय के मोल अंश के बराबर होता है और जो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित होता है, डेल्टा P अपान P0 बराबर P0 माइनस P अपान P0 बराबर N2 अपान N1 प्लस M2, जहाँ N2 अपान N1 प्लस N2 क्या है, विलेय का मोल प्रभाज है, ठीक है ना। चलिए अगले देखते हैं, बिंदु दोष का पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो बिंदु दोष क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु अथवा एक परमाणु के चारों ओर की आदर्श व्यवस्था में अनियमितताएं अथवा विचलन बिंदु दोष कहलाता है। तो देखिए आपका ठोस वाला है ना, इसको काट दीजिएगा, आप क्वेश्चन या नहीं पूछा जाएगा, ठीक। ये आपको काट देना है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्योंकि ये आपका ठोस का है, ठीक, ये आपको काट देना है, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से सेल को निरूपित कीजिए। सेल को निरूपित करना है आपको, ये आप कर देना है Zn सॉलिड प्लस CO2 प्लस 0.1 मोल, यानी CO सॉलिड प्लस Zn डबल प्लस 0.01 मोल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर 0.48 वोल्ट, यानी ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपान 2 लॉग Z n की पावर 2 प्लस CO की पावर 2 प्लस, यानी 0.48 माइनस 0.0295 लॉग 0.01 अपान 0.1, ठीक है ना। आपके लिए हो जाएगा 0.5095 वोल्ट, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कोलाइडी विलयन के टिंडल प्रभाव पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। टिंडल प्रभाव को ध्यान से समझिएगा आप लोग। टिंडल प्रभाव बहुत पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको लिख लेना यहाँ पर इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और एग्जाम में जरूर छपेगा, ये लिख लो मेरी बात, जरूर से जरूर छपेगा, ठीक है ना, मेरी बात लिख लो, ये जरूर छपेगा, ठीक। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप, अगर कोलाइडी कण है ना, उसके कोलाइडी कणों के प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। क्या होता है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है, ठीक, क्या होता है यहाँ पर। तो टिंडल प्रभाव को एकदम बेहतरीन तरीके से पढ़ना है आपको, कोई इसमें आपको ध्यान दे, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है और बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना। क्या करा, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के फलस्वरूप टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है।
देखिए जब इसमें क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन जब इसमें पड़ता है तो इसके फलस्वरूप क्या होता है, टिंडल प्रभाव उत्पन्न होता है। कुलाडी कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होता है, अतः जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तब ये ऊर्जा अवशोषित कर स्वयं दीप्त हो जाती हैं। इस प्रकार नीले रंग का शंकु दिखता है जिसे टिंडली शंकु कहते हैं तथा यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक, आप फिगर देख लीजिए। इसमें क्या होता है कि जब इसमें देखिए आपका जल का कण है, ठीक है ना, इसमें जब प्रकाश इसमें प्रवाहित किया जाता है तो इसमें जो कण होंगे ना वो चारों दिशाओं में क्या घूमते हुए आपको नजर आएंगे, तो इसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव कहते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, आयनिक ठोस तथा धात्विक ठोस में अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो आयनिक ठोस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। आयनिक ठोसों के अवयवी कण आयन होते हैं। ऐसे ठोसों का निर्माण धनायनों और ऋणायनों के त्रिविम विन्यासों से प्रबल कुलामी बलों के बंधने पर होता है। यह ठोस कठोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। चूंकि इनमें आयन गमन के लिए, जो आयन होता है ना, इनके गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते, अतः यह ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। तथापि गलित अवस्था में जल में घोलने पर आयन गमन के लिए मुक्त हो जाते हैं और ये विद्युत का संचालन करते हैं। ठीक है, NaCl और KCl आपका हो जाएगा। धात्विक ठोस की बात करेंगे, धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों और उनके द्वारा संलग्नित धन आयनों का व्यवस्थित क्या होता है, व्यवस्थित संग्रह होता है। ये इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं और क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप में विस्तारित होते हैं। मुक्त एवं गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही ये विद्युत एवं उष्मा के सुचालक होते हैं, जैसे Ag, Cu, Au, P आदि। ठीक है ना। यद्यपि नाइट्रोजन ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है परंतु यह पेंटो हाइलाइड नहीं बनाता है। क्यों? ठीक है ना, तो नाइट्रोजन अपने ऑक्साइड N2O5 में +5 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, परंतु यह हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर NH3 बनाता है। क्योंकि हाइड्रोजन के कम विद्युत ऋणात्मक होने के कारण नाइट्रोजन अपने एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को वितरित नहीं करता है, इसलिए नाइट्रोजन पेंटाहाइलाइड नहीं बनाता है। ठीक है ना। चलिए, NH3 की प्रकृति क्षारकीय है, कैसे सिद्ध करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अमोनिया गैस जल में, NH3 की क्षारकीय प्रकृति कैसे, अमोनिया गैस जल में अत्यधिक विलेय है जो जल में घुलकर OH आयन बनाती है, जिसका जलीय विलयन दुर्लभ क्षारीय होता है। इसके साथ ही यह अम्लों के साथ अभिक्रिया कर अमोनिया लवण बनाती है, अतः यह एक दुर्लभ क्षार के रूप में कई धातुओं के जलीय लवणों के विलयनों से उनके हाइड्रॉक्सों के अवक्षेपित करती है। जैसे NH3 + H2O क्रिया करके NH4 + OH- होता है। ठीक है ना, आपका सफेद अवक्षेप हो जाएगा। चलिए, उपसंयोजक यौगिकों को में केंद्रीय परमाणु तथा उपसंयोजक संख्या को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। उपसंयोजन यौगिकों के केंद्रीय परमाणु किसी उपसंयोजन संख्या के परमाणु आयन जो एक निश्चित संख्या में अन्य आयनों समूहों से एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में परिबद्ध रहता है, केंद्रीय परमाणु अथवा आयन कहलाता है। जैसे NiCl3 H2O और COCl NH3 का होल 5 तथा में केंद्रीय परमाणु आयन क्रमशः Ni2+, CO+ तथा Fe+ है। इन केंद्रीय परमाणु आयनों के लुईस अम्ल भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, उपसहसंयोजन संख्या की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक संकुल में धातु आयन की उपसहसंयोजन संख्या उससे संबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े होते हैं। उदाहरण तौर पर अगर हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, संकुल आयनों PtCl6 की पावर 2- था NiNH3 की होल 4 की पावर 2+ में, तथा Ni की उपसंयोजन संख्या क्रमशः 6 था 4 है। इसी प्रकार दोनों की समन्वय संख्या क्या होगी, 6 होगी। ठीक, 6 होगी, क्योंकि C2O4 की पावर 2- तथा एथेन 1,2 डाईएमीन द्वितंतुर लिगेंड आपके होंगे। ठीक है ना। न्यूक्लिक अम्ल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। इसके जल अपघटन से क्या उत्पाद प्राप्त होता है, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के बहुलक हैं जो एक क्षारक, एक पेंटोज शर्करा तथा एक फास्फेट अर्धांश से मिलकर बनता है। न्यूक्लिक अम्ल जनक से संतति में गुणों के स्थानांतरण के लिए अर्थात अनुवांशिकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में 2 प्रकार के होते हैं, एक DNA और एक RNA होता है। न्यूक्लिक अम्लों RNA और DNA के कोण जल अपघटन से एक पेंटोज शर्करा, फास्फोरिक अम्ल तथा नाइट्रोजन युक्त विषम चक्रीय यौगिक जिन्हें क्षारक कहते हैं प्राप्त होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की एक श्रृंखला का सरलतम विवरण नीचे दर्शाया गया है। ठीक है ना, आप देख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। चलिए,
अगला क्वेश्चन देखिए, कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, इससे दुर्बल अम्ल का वियोजन स्थिरांक किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, ये आपको बताना है। कोलराउस नियम क्या होता है? कोलराउस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत अनुता पर मोलर चालकता लैम्डा एम की पावर इनफाइनाइट, उसके धनायनों तथा ऋणायनों की अनंत अनुता पर मोलर चालकताओं लैम्डा प्लस की पावर इनफाइनाइट तथा लैम्डा माइनस की पावर इनफाइनाइट का कुल योग होती है। ठीक है, आपको लिख देना है। जहां V प्लस था V माइनस विद्युत अपघट्य के एक अणु के वियोजन से उत्पन्न क्रमशः धनायनों तथा ऋणायनों की संख्याएं हैं। दुर्लभ अम्ल का वियोजन स्थिरांक, तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्यों जैसे एसिटिक अम्ल के लिए लैम्डा एम की पावर 0 कोलराउस का आयनों के लिए स्वतंत्र अभिगमन नियम का उपयोग कर प्राप्त किया जा सकता है। किसी भी सांद्रता C पर यदि वियोजन की मात्रा A हो तो इसे सांद्रता C पर मोलर चालकता लैम्डा एम एवं सीमांत मोलर चालकता लैम्डा एम की पावर 0 के अनुपात के सन्निकट माना जा सकता है। ठीक है ना। प्रकार A बराबर डेल्टा एम पान डेल्टा एम। तो परंतु देखते हैं कि एसिटिक अम्ल जैसे दुर्बल वैद्युत अपघट्य के लिए कि A बराबर CA की पावर 2 1 माइनस A, आपको लिख लेना है फार्मूला। ठीक है ना। चलिए, कोलाइडिक अणु पर विद्युत आवेश किस प्रकार आता है? धनात्मक और ऋणात्मक आवेशित सॉल के एक उदाहरण आपको क्या करना है, देते हुए स्पष्ट करना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, कुलाइडी कणों के विद्युत आवेश। तो कुलाइडी कण धनात्मक या ऋणात्मक आयनों के अधिमान्य अधिशोषण द्वारा धनात्मक या ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। किसके द्वारा? या अधिशोषण करेंगे या करेंगे अधिशोषण, तो इसे क्या करेंगे, धनात्मक ऋणात्मक आवेश ग्रहण कर लेते हैं। परिक्षेपण माध्यम में दो या अधिक आयन उपस्थित होने पर कोलाइडी कणों द्वारा उस आयन का अधिमान्य अधिशोषण होता है जो कोलाइडी में भी उपस्थित होता है। उदाहरण तौर पर अगर देखेंगे तो यदि गर्म जल में आधिक्य में FeCl3 मिलाया जाए तो Fe+3 आयनों में अधिशोषण से धन आवेशित जलायोजित फेरिक ऑक्साइड के साल बनता है, किंतु यदि फेरिक क्लोराइड को NaOH विलयन से मिलाया जाने जाए तो OH आयनों के अधिशोषण के साथ एक ऋण आवेशित सॉल्व प्राप्त होता है। ठीक है, आप ये लिख देना है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। धनात्मक आवेशित सॉल, तो जल योजित धनात्मक धात्विक ऑक्साइड जैसे Al2O3 XH2O CrO3 XH2O आदि धनात्मक आवेशित सॉल हैं। ठीक है ना। आगे देखेंगे, और ऋणात्मक आवेशित सॉल, तो धात्विक सल्फाइड जैसे AH2S3 Sb2S3 आदि सॉल ऋणावेशित सॉल होते हैं। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण आपको देना है? तो एनिलीन नाइट्रस अम्ल से कम ताप पर 273 से 268 केल्विन ताप पर अभिक्रिया करके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाता है। ठीक है ना, आपको ये लिख देना है। ठीक, चलिए आगे देखेंगे, एनिलीन का ब्रोमीनीकरण करने पर 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन प्राप्त होता है, ये आपको कर देना है। ठीक है ना। आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। तो आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला रेशेदार प्रोटीन, दूसरा रेशेदार प्रोटीन। जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर होती हैं तब हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त रहती हैं तो रेशा संरचना बनती है। कुछ सामान्य उदाहरण कीरोटीन, बाल, ऊन तथा रेशम में उपस्थित क्या होता है यहाँ पर, तथा मायोसिन मांसपेशियों में उपस्थित आदि है। ठीक है ना। गोलीकार प्रोटीन की बात करेंगे तो जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकृत प्राप्त कर लेती हैं तो ऐसी संरचनाएं प्राप्त होती हैं। ये सामान्यतः जल में विलेय होती हैं। इंसुलिन तथा एल्बुमिन इसके सामान्य उदाहरण है। ठीक है ना। प्रोटीनों की संरचना की बात करेंगे तो प्रोटीनों की संरचना एवं आकृति का अध्ययन चार भिन्न स्तरों पर किया जा सकता है। कौन कौन से स्तर? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। किसी प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड में एमिनो अम्लों के जुड़ने का एक विशिष्ट क्रम प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, किसी प्रोटीन की द्वितीयक संरचना का संबंध उस आकृति से है जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला पाई जाती है। ये संरचनाएं दो प्रकार की होती हैं, अल्फा हेलिक्स तथा बीटा हेलिक्स संरचना। ठीक है ना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना क्या होती है? प्रोटीन की द्वितीयक संरचना में और अधिक वलन में फलस्वरूप तृतीयक संरचना प्राप्त होती है। ये दो प्रकार की होती हैं, रेशेदार तथा गोलीकार। ठीक है ना। प्रोटीन की चतुष्क संरचना की बात करेंगे तो दो या दो से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में बना प्रोटीन उप इकाई कहलाता है। इन उप इकाइयों की परस्पर द्विक स्थान व्यवस्था को प्रोटीन की चतुष्क संरचना कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, ग्लूकोज के 1 बिलियन में 12 ग्राम ग्लूकोज 100 ग्राम जल में घुला है तो इस बिलियन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल में मोलर उन्नयन स्थिरांक की गणना करना है। ठीक है ना। तो आपको करना है, आपको क्वेश्चन लिख लेना अच्छी तरीके से और यहाँ पर आपको सोल्यूशन कर लेना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है, सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। किसी अभिक्रिया के 400 के
तथा 600 के वेग स्थिरांक क्रमशः 0.025 की पावर -1 था 0.085 की पावर -1 है। सक्रियण ऊर्जा की गणना कीजिए। R बराबर 8.314 जूल किलो मोल पर 100 क्या हो जाएगा log 4, ठीक है ना। सक्रिय ऊर्जा की बात करें, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रिय ऊर्जा कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक आर्हेनियस ने किया था। सक्रिय ऊर्जा को प्रायः EA से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक किलो जूल मोल या किलो कैलोरी मोल होता है। प्रश्नानुसार दो भिन्न भिन्न पदार्थों पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K1 K2 हो तो log 10 K1 अपान K2 बराबर EA अपान 2.303 R इंटू 1/T2 माइनस 1/T1, ठीक है ना। आप ये लिख देना है। जो K1 क्या है, ताप T1 पर वेग स्थिरांक, K2 क्या है, ताप T2 पर वेग स्थिरांक, EA क्या है, सक्रिय ऊर्जा जूल मोल की पावर -1, R क्या है, गैस स्थिरांक है, और T1 क्या है 400 केल्विन पर, और T2 क्या है 600 केल्विन पर, ठीक है ना। आपको ये लिख देना है। तो यहाँ पे आपको सॉल्व कर लेना है इसको, ठीक है ना। पूरा रख देना है मान, क्या रखना, log 0.02 अपान 0.08 बराबर EA अपान 2.303 इंटू 10 की पावर इंटू 8.314, यहाँ पे 1/600 बटे 1/400। आपको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, आप सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा 13.84 किलो जूल मोल, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण तत्व क्या है, इनके चुंबकीय गुणों, रंगीन आयनों का बनना तथा संकुल आयनों का बनना आदि पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है, ठीक है ना। संक्रमण तत्व क्या होता है, ऐसे तत्व जिनके परमाणु तथा आयन में डी कक्षक अपूर्ण होते हैं तथा उनके गुण S तथा P ब्लॉक में स्थित तत्वों के मध्य होते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ठीक है ना। संक्रमण तत्वों का चुंबकीय गुण की बात करेंगे, पदार्थ पर चुंबकीय क्षेत्र अनुपयुक्त करने पर मुख्यतः दो प्रकार के चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित होते हैं, ठीक है, प्रदर्शित अनुपयुक्त होते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्रों द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं परंतु अनुचुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं वे लौह चुंबकीय कहलाते हैं। वास्तव में लौह चुंबकत्व अनुचुंबकत्व का चरम स्वरूप है। बहुत से संक्रमण धातु आयन अनुचुंबकीय हैं। अनुचुंबकीय की उपस्थिति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होती है। प्रत्येक ऐसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण प्रचक्रण कोण संवेग तथा कक्षीय वेग में संबंधित होता है। अतः इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण का निर्धारण उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है तथा इसकी गणना नीचे दिए गए प्रचक्रण मात्र सूत्र द्वारा की जाती है, ठीक है ना। व्यू बराबर √n इंटू n+2 होता है, ठीक है ना। जहां n क्या है, n अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा u क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है जिसका मात्रक बोर मैग्नेटॉन एवं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन द्वारा चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बोर मैग्नेटॉन Bm होता है, ठीक है ना। रंगीन लवणों का बनना ध्यान दीजिएगा, जिन संक्रमण तत्वों में डी कक्षक पूर्ण होते हैं वे रंगहीन होते हैं क्योंकि इनमें डी संक्रमण नहीं होता है, अर्थात दृश्य क्षेत्र में प्रकाश का शोषण नहीं होता है। जिन संक्रमण तत्वों के डी कक्षक अपूर्ण होते हैं उनके विलयन रंगीन लवण बनाते हैं क्योंकि डी कक्षक अपूर्ण होने के कारण इनमें डी संक्रमण होता है। संकुल आयनों का बनना, संक्रमण तत्व अनेक संकुल यौगिकों की रचना करते हैं। इनका मुख्य कारण है कि धातु आयनों के आकार को छोटा होना। धातु आयनों पर उच्च आयनिक आवेश का आबंधों के बनने पर लिए डी कक्षकों की उपलब्धता आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न उप संयोजकों के IUPAC नाम आपको लिखना है। IUPAC नाम K3FeC2O4 का होल ट्वाइस पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो आयरन थर्ड, AgNH3 का होल ट्वाइस, AgCN का होल ट्वाइस, डाई एमीन सिल्वर फर्स्ट और डाई साइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ठीक है ना। उप सहसंयोजकों की समवायता कितने प्रकार की होती है, उसके समवायों रासायनिक सूत्र आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, उप सहसंयोजकों में संरचनात्मक समवायता 4 प्रकार की होती है। पहला बंधनीय समवायता, ठीक है ना। तो उभयदंती संलग्नी युक्त उप सहसंयोजक यौगिक में बंधनीय समवायता पाई जाती है, जैसे CONH3 का होल 5 NO2 Cl2 एवं CONH3 का होल 5 CONO Cl2, ठीक है ना। आयनन समवायता की बात करेंगे तो जब किसी संकुल में उसका प्रति आयन स्वयं एक संभावित लिगेंड हो तथा किसी लिगेंड को प्रतिस्थापित कर सके तो विस्थापित लिगेंड प्रति आयन बन सके तो इस प्रकार की समवायता उत्पन्न होती है, ठीक है ना। आपको लिख देना है। उप समवायता क्या होती है, किसी संकुल में उपस्थित विभिन्न धातुओं की धन आयनिक और ऋण आयनिक उपसंयोजक संख्या के मध्य लिगेंडों की अंतर परिवर्तन के प्रकार की समवायता उत्पन्न होती है, जैसे CONH3 का होल 6 CrCN6, ठीक है ना, COCN का होल 6 CnNH3 का होल 6, ठीक है ना।
और विलायक योजना समझौता जल में विलायक रूप में प्रयुक्त होता है तो इस प्रकार की समझौता हाइड्रेट समझौता कहलाती है, जैसे CrH2O का होल 6Cl3 तथा CrH2O का होल 5Cl Cl2H2O होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था 2, 3, 4, 5 में ऑक्साइडों का नाम और सूत्र लिखना आपको, ये आपको लिख देना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, अमोनिया बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। अमोनिया किन्हीं दो अभिक्रियाओं का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो हाइबर विधि वाला अमोनिया का निर्माण आपको लिखना है। ये आपको पूरा क्रिया विधि लिख देना है कि निर्माण में शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लगभग 1:3 अनुपात को मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है। NH2 + 3H2 क्या करके 2NH3 बनाएगा और प्लस 2304 मतलब 23,400 कैलोरी ऊष्मा अनुपात को निकालेगी। तो इस अभिक्रिया में आयतन में कमी होती है क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्मकमणीय अभिक्रिया है। अतः लासातेलिये के नियम के अनुसार कम ताप तथा अधिक दाब पर अधिक अमोनिया उत्पन्न होती है। इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम ताप लगभग 4,400 से 500 डिग्री होता है। उच्च दाब लगभग 188 से 200 वायुमंडल होता है। निर्माण विधि की बात करेंगे। निर्माण विधि को आप लिख लीजिएगा। शुद्ध N2 तथा H2 को 1:3 के अनुपात में मिलाकर 200 वायुमंडल दाब तथा लोहे के बारीक चूर्ण में जिसमें उत्प्रेरक वर्धक मिला होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो इस विधि में 10 से 15% अमोनिया बनती है। इस फिगर को आप बना लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, और इस अभिक्रिया को भी आप लिख लीजिएगा ध्यान पूर्वक। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 का क, निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC पद्धति में नाम लिखना है। तो C6H5O C2 क्या हो जाएगा, CH2 CH3 एथिल फेनिल ईथर या एथॉक्सी बेंजीन आपका हो जाएगा। CH3 CH2 का होल ट्वाइस C सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड CH2 पेंट 1 इन टू ऑल। ठीक है, निम्नलिखित टिप्पणी आपको लिखना है। लुकास अभिकर्मक, तो निर्जल रेडियन Cl2 तथा सांद्र Cl का 1:1 का अभिकर्मक प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस परीक्षण में कमरे के ताप पर अज्ञात एल्कोहल की सूक्ष्म मात्रा में लुकास परीक्षण मिलाकर हिलाने पर एल्किल क्लोराइड के बनने से एल्कोहली विलयन में धुंधलापन उत्पन्न कर देता है। धुंधलापन उत्पन्न करने में लगे समय के आधार पर इनकी पहचान निम्न प्रकार से की जाती है। तृतीयक एल्कोहल तुरंत ही धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। द्वितीयक एल्कोहल 5 मिनट में धुंधलापन उत्पन्न करते हैं। प्राथमिक क्या होते हैं, एल्कोहल साधारण ताप पर धुंधलापन नहीं दर्शाते हैं परंतु गर्म करने पर धुंधलापन प्राप्त होता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया की बात करेंगे तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, बेंजीन के एल्किल हैलाइड के साथ निर्जल की उपस्थिति में गर्म करने पर उच्च कार्बन AlCl3 युक्त एरीन बनती है। ठीक है ना, आपको ये लिख देना है। अगला कोल्बे अभिक्रिया को भी आपको लिख लेना है, यह अभिक्रिया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित यौगिकों में IUPAC पद्धति में नाम लिखिए। ठीक है ना, CH3 का होल थ्राइस C CH2 Br में IUPAC नाम आपको ये लिख देना है। ठीक, क्या हो जाएगा, 3-क्लोरो-3-मेथिल ब्यूटेनॉल 1 हो जाएगा। क्या होता है जब आपको रासायनिक समीकरण देना है, ये आपको पूरा लिख लेना है और ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना, और ये आपको पूरा क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसको भी आप कर लेना है। ठीक है ना। तो मेरे भाई दोस्त, ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।